हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यूनिट 1 के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो स्टूडेंट्स, लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर और उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करेंगे। ये है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, जिसका ओरिजिन है O। हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर एक ऐसा रीजन ऑफ स्पेस है जहां पर एक वेक्टर फील्ड कैपिटल A वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। इस रीजन ऑफ स्पेस में एक वेक्टर फील्ड है A वेक्टर, जो कि पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। वेक्टर फील्ड एक ऐसा रीजन ऑफ स्पेस होता है जिस रीजन ऑफ स्पेस में कोई वेक्टर क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट वैल्यूज पोजेस करती है एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो इस वेक्टर फील्ड में हम दो पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, एक पॉइंट होगा A और एक पॉइंट होगा B। अब जो लाइन इंटीग्रल होगा इस वेक्टर A वेक्टर का अलोंग एनी पाथ ज्वाइनिंग A एंड B को ज्वाइन करने वाले बहुत सारे पाथ जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। एक पाथ हमने यहाँ पर शो किया है, दूसरा पाथ ये हो सकता है, तीसरा पाथ ये हो सकता है। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स हो सकते हैं जो कि A और B को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इस पाथ को कंसिडर किया है जो कि पॉइंट A को पॉइंट B से ज्वाइन कर रहा है। तो इस पाथ के अलोंग जो A वेक्टर का लाइन इंटीग्रल होगा उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रेशन A टू B A वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो ये है हमारे पास लाइन इंटीग्रल ऑफ A वेक्टर ओवर एनी पाथ बिटवीन A एंड B, जहां पर इंटीग्रेशन जो हमने किया है वो A टू B को ज्वाइन करने वाले पाथ के अलोंग किया है, और dr वेक्टर जो है इस पाथ का छोटा सा सेगमेंट है। आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये है हमारा वो स्मॉल पाथ सेगमेंट जिसको हम dr वेक्टर बोल रहे हैं। तो ये जो नेबरिंग पास हैं ये आपको शो नहीं करने एग्जाम में, सिर्फ आपको एक ही पाथ शो करना है एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। कंसिडर अ वेक्टर फील्ड A वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले हमें एक वेक्टर फील्ड कंसीडर करना होगा, एक ऐसा रीजन ऑफ स्पेस कंसीडर करेंगे हम यहाँ पर इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड में, जहां पर एक वेक्टर फील्ड A वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। एंड टेक 2 पॉइंट्स A एंड B इन इट। और इस वेक्टर फील्ड में हम दो पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, स्मॉल a एंड स्मॉल b, और इन दोनों पॉइंट्स को हम एक पाथ से ज्वाइन कर देंगे, इस कर्व से ज्वाइन कर देंगे। ये कर्व जो है ये कहलाई जाएगी पाथ फ्रॉम A टू B। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आगे। देन द लाइन इंटीग्रल ऑफ A वेक्टर ओवर एनी पाथ बिटवीन A एंड B इज डिफाइंड एज। तो A वेक्टर का किसी भी पाथ के अलोंग जो कि A और B के बीच में होगा, उसके अलोंग जो A वेक्टर का लाइन इंटीग्रल होगा उसको हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, इंटीग्रेशन A टू B A वेक्टर डॉट dr वेक्टर, वेयर इंटीग्रल इज टेकन अलोंग द पाथ A टू B, जहां पर इंटीग्रेशन जो है उस पाथ के अलोंग लिया गया है जो कि A टू B होगा। एंड dr वेक्टर इज स्मॉल पाथ सेगमेंट, और dr वेक्टर जो है इस पाथ का एक छोटा सा सेगमेंट होगा। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप dr वेक्टर की वैल्यू क्या लेंगे, आइए वो भी देख लीजिए। r वेक्टर जो होता है वो होता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो dr वेक्टर क्या हो जाएगा, dr वेक्टर हमारे पास हो जाएगा dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप dr वेक्टर की वैल्यू ये कंसिडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम समझेंगे कि आखिरकार लाइन इंटीग्रल का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे कि आखिरकार
किसी भी वेक्टर के लाइन इंटीग्रल का मीनिंग क्या होता है, तो आप हेडिंग बनाएंगे द मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज। किसी भी वेक्टर के लाइन इंटीग्रल के मीनिंग को हम कुछ इस प्रकार से समझेंगे। अगर आप लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर के मीनिंग को समझना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस पूरे पाथ को स्मॉल एन नंबर ऑफ पाथ सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। हम इसको छोटे छोटे स्मॉल पाथ सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। ये हमने एन नंबर ऑफ पाथ सेगमेंट्स ले लिए। पहला जो स्मॉल पाथ सेगमेंट होगा उसको हम डेल्टा R1 से डिनोट करेंगे। दूसरा जो स्मॉल पाथ सेगमेंट होगा उसको हम डेल्टा R2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस पाथ सेगमेंट को हम डेल्टा R3 से रिप्रेजेंट करेंगे। बीच में एक हमारे पास जो स्मॉल पाथ सेगमेंट होगा उसको हम डेल्टा RI से डिनोट करेंगे, और जो हमारा nth स्मॉल पाथ सेगमेंट होगा उसको हम डेल्टा RN से डिनोट करेंगे। यहाँ पर हम डेल्टा सिंबल क्यों यूज कर रहे हैं, हम स्मॉल पाथ सेगमेंट को DR से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो पाथ सेगमेंट्स लिए हैं, स्मॉल पाथ सेगमेंट्स लिए हैं, वो काउंटेबल नंबर में लिए हैं। यहाँ पर हमने स्मॉल n नंबर ऑफ पाथ सेगमेंट्स लिए हैं, तो जहाँ पर भी आप पाथ सेगमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो वहाँ पर हम डेल्टा सिंबल यूज करेंगे। और जहाँ पर ये पाथ सेगमेंट जो हैं बहुत ज़्यादा होंगे जिनको आप काउंट नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में हम DR सिंबल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने n नंबर ऑफ स्मॉल पाथ सेगमेंट्स लिए हैं, तो हम यहाँ पर इनको डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3, डेल्टा RI एंड अप टू डेल्टा RN से डिनोट करेंगे। अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए डेल्टा R1 के लिए जो आपका वेक्टर फील्ड है उसकी वैल्यू है A1 वेक्टर। इसी तरह से डेल्टा R2 पाथ सेगमेंट के लिए आपके वेक्टर फील्ड A वेक्टर की जो वैल्यू है वो है A2 वेक्टर, क्योंकि हर एक पॉइंट पर इस रीजन ऑफ स्पेस में वेक्टर फील्ड जो है वो डिफरेंट वैल्यूज पोजेस करेगा एट डिफरेंट पॉइंट्स बाय द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर फील्ड। इसलिए हमें अलग अलग स्मॉल पाथ सेगमेंट्स के लिए अलग अलग वेक्टर फील्ड की वैल्यू जो है वो कंसिडर करनी पड़ रही हैं। डेल्टा R1 के लिए A1 वेक्टर, डेल्टा R2 के लिए A2 वेक्टर, डेल्टा R3 के लिए A3 वेक्टर। इसी तरह से डेल्टा RI वेक्टर के लिए आपके पास A3 वेक्टर, AI वेक्टर, और डेल्टा RN स्मॉल पाथ सेगमेंट के लिए जो आपके पास A वेक्टर की वैल्यू होगी उसको हम AN वेक्टर से डिनोट करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है किस किस का, A1 वेक्टर का डेल्टा R1 वेक्टर के साथ, A2 वेक्टर का डेल्टा R2 वेक्टर के साथ, A3 वेक्टर का डेल्टा R3 वेक्टर के साथ, AI वेक्टर का डेल्टा RI वेक्टर के साथ, AN वेक्टर का डेल्टा RN वेक्टर के साथ, और उन सबको ऐड कर देना है। तो आपको कैसे लिखना होगा, आपको ऐसे लिखना होगा A1 वेक्टर डॉट डेल्टा R1 वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, प्लस A2 वेक्टर डॉट डेल्टा R2 वेक्टर अप टू AN वेक्टर डॉट डेल्टा RN वेक्टर। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं समेशन I इज इक्वल टू 1 to n AI वेक्टर डॉट डेल्टा RI वेक्टर। तो आपने डॉट प्रोडक्ट लिया A1 वेक्टर का उनके कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल पाथ सेगमेंट्स के साथ, A1 वेक्टर का डेल्टा R1 वेक्टर के साथ, A2 वेक्टर का डेल्टा R2 वेक्टर के साथ, एंड AN वेक्टर का डेल्टा RN वेक्टर के साथ, और उन सबको आपने ऐड कर दिया। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो हमें ये रिजल्ट मिला। अगर हमारे पास n जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ, अगर हमने इस पाथ सेगमेंट को, इस होल पाथ को इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पाथ सेगमेंट में ब्रेक किया, तो उस केस में क्या होगा, n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर आप इस होल पाथ के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ सेगमेंट्स बना देते हैं तो हर एक पाथ सेगमेंट जो है उसकी जो लेंथ होगी वो 0 को अप्रोच करेगी। तो उस केस में डेल्टा RI जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, और ऐसा होने पर आपका समेशन जो है वो इंटीग्रेशन में रिड्यूस हो जाएगा। समेशन का मतलब भी सम होता है और इंटीग्रेशन का मतलब भी सम होता है, पर समेशन जो है वो हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं, जहां पर हम चीजों को काउंट कर सकते हैं उसके लिए यूज करते हैं। और जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारे पाथ सेगमेंट्स होंगे, तो उस केस में समेशन जो है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप लिमिट लगा देते हैं इस समेशन पर, लिमिट कौन सी लिमिट लगानी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड डेल्टा RI
अप्रोचेस टू जीरो। अगर आप ये लिमिट्स इस समेशन पर लगा देते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास, ये समेशन जो है वो इंटीग्रेशन में रिड्यूस हो जाएगा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? ये होगा ओवर द होल पाथ फ्रॉम ए टू बी। और क्योंकि यहाँ पर आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ सेगमेंट्स लिए हैं तो अब आई का कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि अब तो काउंट कर ही नहीं पाएंगे आप पाथ सेगमेंट्स को। तो आप सिंपली इसको ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिख देंगे, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम डॉट प्रोडक्ट खोल देंगे तो ये बन जाएगा ए डी आर कॉस थीटा फ्रॉम ए टू बी। अगर हम कॉस थीटा को आगे लिख दें तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू बी ए कॉस थीटा इंटू डी आर। तो दूसरे शब्दों में हम लाइन इंटीग्रल को कुछ इस प्रकार से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो लाइन इंटीग्रल होता है वो इंटीग्रेशन होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का अलोंग द कर्व। इस कर्व के अलोंग जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा ए वेक्टर का वो होगा ए कॉस थीटा। तो अगर आप टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का इंटीग्रेशन करते हैं अलोंग द कर्व तो वो आपका लाइन इंटीग्रल कहलाता है ऑफ वेक्टर ए वेक्टर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि इसकी थ्योरी में आगे और आप क्या ऐड करके आएंगे। डिवाइड द होल पाथ ए बी इंटू एन नंबर ऑफ स्मॉल पाथ सेगमेंट्स डेल्टा आर वन डेल्टा आर टू डेल्टा आर आई अप टू डेल्टा आर एन। आपने क्या करना है, वेक्टर के लाइन इंटीग्रल के मीनिंग को समझने के लिए इस पूरे पाथ ए बी को स्मॉल एन नंबर ऑफ छोटे छोटे पाथ सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना है, डेल्टा आर वन डेल्टा आर टू डेल्टा आर थ्री अप टू डेल्टा आर एन। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड डेल्टा आर वेक्टर इज टेकन फॉर ईच स्मॉल इंटरवल एंड देन एडिड अप फॉर द पाथ ए टू बी। अब आपने क्या करना है, डेल्टा आर वन को इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेक्टर फील्ड ए वन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, डेल्टा आर टू का इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर फील्ड ए टू वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, मींस डॉट प्रोडक्ट करना है, और डेल्टा आर एन का इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर फील्ड ए एन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करना है। फिर आपको उन सभी डॉट प्रोडक्ट्स को स्केलर प्रोडक्ट्स को ऐड कर देना है फॉर द होल पाथ ए टू बी। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए वन वेक्टर डॉट डेल्टा आर वन वेक्टर प्लस ए टू वेक्टर डॉट डेल्टा आर टू वेक्टर प्लस अप टू ए एन वेक्टर डॉट डेल्टा आर एन वेक्टर, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन ए आई वेक्टर डॉट डेल्टा आर आई वेक्टर। तो अगर आपका एन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, अगर आपने इस पाथ ए बी को इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पाथ सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया तो हर एक पाथ सेगमेंट जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा। ये पाथ सेगमेंट जो है वो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे और वो जीरो को अप्रोच करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, व्हेन एन अप्रोचेस इन्फिनिटी देन डेल्टा आर वेक्टर अप्रोचेस टू जीरो, इन दिस केस समेशन अप्रोचेस टू इंटीग्रेशन। तो अगर एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो डेल्टा आर जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा। तो इस केस में समेशन जो है वो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन था पाथ सेगमेंट्स का वो डिस्क्रीट था, उनको हम काउंट कर पा रहे थे एन नंबर ऑफ स्मॉल पाथ सेगमेंट से। अब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पाथ सेगमेंट्स हो गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट नहीं रहा, वो कॉन्टिन्यूस हो गया है। तो कॉन्टिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम समेशन नहीं इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी डेल्टा आर अप्रोचेस टू जीरो। उस केस में ये जो समेशन है आई इज इक्वल टू 1 टू एन ए आई वेक्टर डॉट डेल्टा आर आई वेक्टर, ये जो है वो इंटीग्रेशन को अप्रोच करेगा और इसी को हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर अलोंग द कर्व ए बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अगर हम इस डॉट प्रोडक्ट को हटाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डी आर कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड डी आर वेक्टर। तो ये हमारा ए वेक्टर है, ये है डी आर वेक्टर और ये एंगल है थीटा। डायग्राम आपको कुछ इस प्रकार से एग्जाम में बना के आना है। जो हमने डेल्टा आर वन डेल्टा आर टू डेल्टा आर एन वाला पोर्शन यहाँ पर शो किया था वो सिर्फ इसके लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर के मीनिंग को समझने के लिए था। डायग्राम आपको सिंपल यही बना के आना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए कॉस थीटा इंटू डी आर
ए कॉस थीटा क्या है, ये है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो लाइन इंटीग्रल होता है वो इंटीग्रेशन होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का, मींस ए कॉस थीटा का अलोंग द कर्व। तो यहाँ पर हमें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है लाइन इंटीग्रल में, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी हमें देता है, स्केलर हमें देता है। तो लाइन इंटीग्रल जो होगा किसी भी वेक्टर का वो स्केलर होगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इट इज ऑलवेज अ स्केलर। Thus line integral is the integration of tangential component of vector along the curve। तो जो लाइन इंटीग्रल होता है वो वेक्टर के टेंजेंशियल कंपोनेंट का इंटीग्रेशन होता है कर्व के अलोंग। अब हम समझेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल को हम फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लाइन इंटीग्रल, अगर हम ए वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर कंसिडर कर लें और इस ई वेक्टर का इस पाथ के अलोंग लाइन इंटीग्रल ले लें, मींस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ले लें, ई वेक्टर का लाइन इंटीग्रल ले लें टेकन ओवर द पाथ फ्रॉम ए टू बी, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देगा। हम मान लेते हैं बी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस है वी बी और ए पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए, तो हमें मिलेगा वी बी माइनस वी ए। तो हमने वी ए माइनस वी बी क्यों नहीं किया, हमने वी बी माइनस वी ए क्यों किया, क्योंकि वी बी की वैल्यू जो है वो वी ए से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट वो क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मान लीजिए इन्फिनिटी पर कोई चार्ज पड़ा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और उसको अगर हम यहाँ पर लेके आते हैं बी पॉइंट पर, तो जितना वर्क डन होगा वो होगा हमारे पास वी बी की वैल्यू, और इन्फिनिटी से अगर हम इस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं तो जितना वर्क डन होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ए। पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर, तो इस केस में आर जो है वो कम है, डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ेगा तो वी की वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ पर आर ज़्यादा है ए पॉइंट पर तो वी की वैल्यू कम होगी, तो वी बी जो है वो वी ए से ज़्यादा होगा, इसलिए आपको वी बी माइनस वी ए ही लिखना होगा इस केस में। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे। द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर टेकन ओवर द पाथ ए बी गिव्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अगर आप ए वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंसिडर करते हैं और इस ई वेक्टर का लाइन इंटीग्रल लेते हैं इस पाथ ए बी के अलोंग, तो वो लाइन इंटीग्रल जो होगा आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। दैट इज, इसके बाद आप ये लिखेंगे इंटीग्रेशन ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, जहां पर वी बी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, वी ए है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस वेक्टर फील्ड को फोर्स वेक्टर एफ वेक्टर के बराबर ले लेंगे, तो अगर आप इस एफ वेक्टर का फोर्स वेक्टर का लाइन इंटीग्रल करते हैं ओवर द पाथ फ्रॉम ए टू बी, तो वो लाइन इंटीग्रल जो है वो आपको वर्क डन देगा इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मींस लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर ओवर द पाथ फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉइंट नंबर 2 में आप यही लिखेंगे, द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ एफ वेक्टर टेकन ओवर द पाथ ए बी गिव्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर from A to B is equal to work done in displacing the body from point A to point B means WAB। तो स्टूडेंट्स आइए थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास एक क्लोज पाथ है और जिस पॉइंट से आप शुरू कर रहे हैं उसी पॉइंट पर आप एंड कर रहे हैं, तो अगर आप उस क्लोज पाथ के अलोंग वेक्टर फील्ड ए वेक्टर का लाइन इंटीग्रल लेते हैं तो आपको सर्कुलेशन ऑफ ए वेक्टर मिल जाएगा उस क्लोज पाथ के अलोंग। तो आप थर्ड पॉइंट में यही लिखेंगे, द लाइन इंटीग्रल क्लोज लाइन इंटीग्रल जो होगा ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का, अगर आपके पास एक क्लोज कर्व है, क्लोज पाथ है, तो उस पाथ के अलोंग जो ए वेक्टर का लाइन इंटीग्रल होगा उसको आप इस सिंबल से डिनोट करेंगे। यहाँ पर आप पॉइंट्स मेंशन नहीं करेंगे ए टू बी, क्योंकि जिस पॉइंट से आप शुरू करेंगे उसी पॉइंट पर आप एंड करेंगे इन अ क्लोज पाथ। तो ये जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होगा ए वेक्टर का, इसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग क्लोज पाथ। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर।
तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं आर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर। आपको एग्जाम में लाइन इंटीग्रल के ऊपर किस प्रकार का न्यूमेरिकल आ सकता है उसको देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन आपके पास, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एट ए पॉइंट एक्स वाई जेड इज ई वेक्टर इज इक्वल टू 2x i कैप प्लस 4y j कैप प्लस 6z k कैप इन वोल्ट पर मीटर। तो आपके पास एक पॉइंट है एक्स वाई जेड, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर आपको दिया हुआ है 2x i कैप प्लस 4y j कैप प्लस 6z k कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम वोल्ट पर मीटर में मेजर करते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P111 एंड Q123। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें फाइंड करना है। फिजिकल सिग्निफिकेंस के पॉइंट नंबर 1 में हमने देखा था कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल करते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो वो लाइन इंटीग्रल हमें उन पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो आप लिखेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इज गिवन बाय लाइन इंटीग्रल ऑफ P टू Q E वेक्टर डॉट dr वेक्टर इज इक्वल टू VQ माइनस VP। तो लाइन इंटीग्रल जो है E वेक्टर का P और Q पॉइंट्स के बीच में, तो वो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देगा। ऊपर वाला पॉइंट जो है वो पहले आता है VQ माइनस VP। तो यहाँ पर E वेक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं। E वेक्टर की वैल्यू है 2x i कैप प्लस 4y j कैप प्लस 6z k कैप। लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि dr वेक्टर आपको क्या लेना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, वो लेना है dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप इज इक्वल टू VQ माइनस VP। इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कीजिए तो i कैप इंटू आई कैप 1 हो जाएगा, j कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा, के कैप डॉट के कैप 1 हो जाएगा, बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2x dx प्लस 4y dy प्लस 6z dz VQ माइनस VP। 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर बाय 2, 4y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में 4y स्क्वायर बाय 2, 6z का इंटीग्रेशन हो जाएगा dz के रिस्पेक्ट में, वो हो जाएगा 6z स्क्वायर बाय 2 और लिमिट्स जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे P टू Q। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। तो आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1 1, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3 इज इक्वल टू VQ माइनस VP। तो पहले आप x y z की जगह 1 2 3 पुट करेंगे, फिर माइनस में x y z की जगह 1 1 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा पहले x की जगह 1 1 का स्क्वायर, y की जगह 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, z की जगह 3 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस फिर x की जगह 1 1 का स्क्वायर प्लस y की जगह 1 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू z की जगह 1 3 इंटू 1 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा VQ माइनस VP 30 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि जो लाइन इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी वेक्टर का, वो एक स्केलर की फॉर्म में निकल के आया है, एक वैल्यू की फॉर्म में निकल के आया है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर। हमने साथ में फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर भी देखा और साथ में ये भी देखा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर के ऊपर आपको किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 1 के साथ। टिल देन टेक केयर।